काफ़ी सारी अपडेट्स हमारे पास आई हैं। संडे फिर भी काफ़ी सारा अपडेट आया है यहाँ पे। और सबसे पहला अपडेट आ जाता है जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड्स के न्यू फंड ऑफर की, जो कि पहला न्यू फंड ऑफर जो ला रही है, मतलब कि पहला फंड लॉन्च ही होगा, वो एक लिक्विड फंड होगा। लिक्विड फंड में ऐसा पैसा रखा जाता है जो कि एकदम लिक्विड चाहिए। रिटर्न बहुत कम बनता है, लेकिन पैसा लिक्विड रहता है। जब चाहो तब निकाल सकते हो पैसा को, उसकी दिक्कत नहीं आती है। डेट कैटेगरी होती है और इसका जो एनएफओ है वो 30 जून को ओपन होने वाला है। तो डेफिनेटली लिक्विड पैसा, कोई भी लिक्विड फंड लगभग एक बराबर ही रिटर्न देते हैं। बस ये होना चाहिए कि एएमसी सही होनी चाहिए, क्योंकि डेट फंड्स की जो कैटेगरी होती है, डेट फंड म्यूचुअल फंड जो होते हैं, उसके अंदर बहुत इधर उधर होता है। कई बार सेबी ने इस चीज को पकड़ा भी है यहाँ पे। नेक्स्ट अपडेट हमारे पास आती है डीएसपी स्मॉल कैप फंड की तरफ से। एंड डीएसपी ने अपने काफी सारे नहीं, 3 फंड का लगभग फंड मैनेजर्स के अंदर इधर उधर सफलिंग की है, जिसमें से डीएसपी स्मॉल कैप, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी है, काफी पॉपुलर कैटेगरी है, काफी सारे लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अभी तक यहाँ पे रेशम जैन इसका इक्विटी एंड फॉरेन सिक्योरिटी देखती थी, एंड जो विनीत सांबरे थे वो ओवरऑल फंड देखते थे। तो यहाँ पे जो रेशम जैन है वो अब इस फंड से हट चुकी है, एंड अकेले अब सिंगल हैंडेडली विनीत सांबरे जी हैं जो कि इस फंड को मैनेज करेंगे। तो डेफिनेटली फंड में या तो बहुत अच्छा या तो थोड़ा खराब या बहुत खराब इफेक्ट जरूर आएगा फंड के ऊपर, क्योंकि जब 2 लोग डिसीजन लेते हैं तो मिलजुल के डिसीजन लेते हैं, और यहाँ पे एक ही इंसान को अगर डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन स्ट्रांग होता है। तो बहुत ज्यादा फेवर में भी जा सकता है, बहुत ज्यादा फेवर में नहीं भी जा सकता है। तो ये चीज है। तो आप अगर हो इन्वेस्टेड तो थोड़ा वॉच करते रहना इस फंड को, क्योंकि सफलिंग हुई है। नेक्स्ट अपडेट हमारे पास आ जाता है कल्पेन पारख एमडी एंड सीईओ डीएसपी म्यूचुअल फंड की तरफ से। अब इन्होंने मनी कंट्रोल का म्यूचुअल फंड समिट चल रहा था, आप लोगों को पता ही होगा। तो इसके अंदर एक इशू रेज किया जो कि है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की लिमिट की। 2022 में ही हिट कर गई थी। उसके बाद से आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड्स के अंदर ओवरसीज, मतलब जैसे नेस्टेक 100 फंड या यूएस इक्विटी फंड, माफांग जो फंड्स होते हैं, तो या फिर यूएस इक्विटी फंड, या फिर संघाई का जो फंड है, या ब्राजील का फंड, जो भी इंडिया के बाहर के फंड्स हैं, एक्चुअल में रियली में आपका पैसा बाहर में इन्वेस्ट नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड्स अपनी लिमिट हिट कर चुके हैं। 7 बिलियन की ओवरऑल लिमिट है, पर फंड हाउस 1 बिलियन की लिमिट है। ईटीएफ्स के लिए, जो फॉरेन ईटीएफ्स है, उनके लिए 1 बिलियन की अलग से लिमिट है, और सारी लिमिट हिट कर चुकी है। और इसीलिए जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाले म्यूचुअल फंड्स हैं वो ऑन ऑफ जो इन्वेस्टमेंट है उसको करते रहते हैं। तो ये 2022 के फरवरी मंथ में हिट की थी। उसके बाद से लगातार अटकलें लगाई जा रही थी, अब ओपन, अब बढ़ाई जाएगी लिमिट, अब बढ़ाई जाएगी लिमिट। लेकिन धीरे धीरे करके हमने भी उम्मीद अब छोड़ ही दी है कि आरबीआई यहाँ पे बढ़ाने वाली है लिमिट, क्योंकि ये पूरा डिपेंड करता है आरबीआई पे। सेबी का इससे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, सेबी मिल के आरबीआई के साथ जरूर बातचीत कर सकती है, अपना प्रपोजल रख सकती है, सेबी एमएफआई ये सब मिल के। तो अगेन जो कल्पेन पारेख जी हैं उन्होंने कहा है कि हम बातचीत मतलब कर रहे हैं, सेबी, एमएफआई, आरबीआई ये सब मिलजुल के इस चीज के ऊपर डिसीजन कर रही है कि कैसे इसको बढ़ाया जाए, कितना बढ़ाया जाए। लेकिन एक्चुअल बेसिस पे मैं अगर कहूं आपको तो इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। मतलब 1 साल पहले एक अपडेट आई थी, आरबीआई ने कहा था कि हमारे पास ऐसा कुछ आया नहीं है नोटिफिकेशन, और ऐसा कुछ होता भी है तो जब तक रूपी स्टेबल नहीं होता तब तक हम लिमिट नहीं बढ़ा सकते हैं। और यही लास्ट अपडेट इसके बारे में आई थी। एक्चुअल बेसिस पे अगर बात की जाए तो अभी आरबीआई के लिए ये मुद्दा ही नहीं है कि हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की लिमिट बढ़ाएं ताकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर बाहर इन्वेस्ट कर पाए। कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस चीज के ऊपर, कोई ध्यान नहीं दे रहा। अब हम कुछ इसमें कर भी नहीं सकते, क्योंकि बड़े लोगों की बातें हैं, आरबीआई है, सेबी है, एमएफआई है, और सेबी एमएफआई अकेले कुछ कर भी नहीं सकती। सारा कुछ आरबीआई के ऊपर डिपेंड करता है। वो चाहेंगे तो बढ़ाएंगे उनकी अपनी मर्जी से, या उनकी जो कमेटी की मीटिंग होती है इन सब के अंदर जो डिसीजन होता है तो वही लोग कर सकते हैं, और कोई कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर। तो इसलिए लिमिट अभी तक इंक्रीज नहीं हुई है। और इन्होंने कहा है कि काम हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में अभी बढ़ने की उम्मीद भी नहीं है। एक काफी अच्छी खबर निकल के आई है
कि जो रेमिटेंस टैक्स यूएस के अंदर में आया था उसके अंदर और भी बदलाव हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले रेमिटेंस जो टैक्स था वो प्रपोज हुआ था 5% पे, कि जो भी पैसा यूएस से बाहर की कंट्रीज में जाएगा उस पर 5% रेमिटेंस टैक्स लगेगा। और इंडिया काफी बड़ा, मतलब यूएस से काफी बड़ा पैसा इंडिया के अंदर में आता है, जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं वो भेजते हैं, बाहर के एनआरआई जो है वो भेजते हैं। तो ऐसे में काफी पैसा उनको टैक्स भरना पड़ जाता रहा। तो सबसे पहले ये 5% इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद जब बिल आया तो उसको घटा के 3.5% किया गया। और लेटेस्ट जो ड्राफ्ट आया है 27 जून को, उसके अंदर इसको घटा के 1% कर दिया गया है। इसके साथ एक और चीज अटैच कर दी गई है। एक तो जो रिमिटेंस टैक्स है वो सिर्फ 1% है, और ये जो टैक्स है वो किसी भी तरीके के बैंक ट्रांसफर और कार्ड ट्रांसफर पे लागू नहीं होगा। अमेरिका के अंदर किसी का बैंक अकाउंट है, अपने बैंक अकाउंट से ट्रांसफर करता है पैसा बाहर, या कार्ड से ट्रांसफर करता है बाहर जो कि अमेरिका के अंदर रजिस्टर्ड है, तो उसके ऊपर रेमिटेंस टैक्स नहीं लगेगा। रेमिटेंस टैक्स उस पे लगेगा जो मनी सेंडिंग एक तरीके से प्रोवाइडर की तरह काम करता है। आप उसको कैश ले जाकर देते हो और कहते हो इतना पैसा भेज देना है हमारे घर पे, तो यहां पे 1% रेमिटेंस टैक्स लगेगा। तो ऑलमोस्ट न के बराबर, ज्यादातर जगह पे तो अब वायर ट्रांसफर ही यूज होता है, तो न के बराबर अब जो है ये अफेक्ट, जो कि एक बहुत बड़ा अफेक्ट, मिलियंस बिलियंस में अफेक्ट आ सकता था, वो अब न के बराबर बिल्कुल ये जो टैक्स है वो अफेक्ट करेगा। तो ये बिल्कुल हमारी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि बाहर से जब डॉलर आते हैं हमारी इकोनॉमी के लिए तो वो अच्छी चीज होती है, और ये टैक्स लगा के एक बहुत बड़ा बर्डन हो गया था जो कि हिट कर सकता था। जो पैसा हमारे यहाँ आ सकता था वो अमेरिका में ही रह जाता। तो ये चीजें जब क्लियर आउट होके अब दिख रही है तो ऐसा दिख रहा है कि इस टैक्स के कारण बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है इंडियन इकोनॉमी के लिए भी। फिर से एक बार बार ट्रंप उधर से क्लेम कर रहे हैं कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई रुकवाई। साफ साफ मोदी जी ने मुंह पे कह दिया कि नहीं, ये अमेरिका का इसमें कोई रोल नहीं है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। एंड अगेन फिर से अभी के टाइम पे न्यूज आ रही है निकल के कि फिर से ट्रंप ने क्लेम किया है कि ट्रंप ने ही इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई रुकवाई है। उन्होंने कहा है कि साफ साफ हमने कह दिया कि हम इंडिया और पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके की ट्रेड डील नहीं करेंगे। ऑल डील्स, सारी जो डील्स है उसको कैंसिल कर देंगे। आप लोग लड़ाई कर रहे हो, आप वॉर में हो, हम आपके साथ कोई बिजनेस, कोई डील नहीं करेंगे। और इसी कारण से इंडिया और पाकिस्तान जो है वो सीज फायर के लिए एग्री हुआ। ये फिर से ट्रंप का कहना है। ट्रंप अपनी बात को लेके एकदम अड़ा हुआ है कि भाई मैंने ही लड़ाई रुकवाई है तो मैंने ही लड़ाई रुकवाई है। और आपको पता ही होगा वो खुद को ही नॉमिनेट कर रहा है, खुद को ही बता रहा है ऐसा कि मुझे भाई पीस के लिए नोबेल पुरस्कार दो। और मतलब उसके लिए तो जरूरी है भाई, हर ईरान इजराइल की लड़ाई रुकवा दी, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई रुकवा दी, अब रशिया यूक्रेन की भी रुकवा देंगे और नोबेल पुरस्कार लेंगे। तो ये चीजें यहाँ पे चल रही है। मतलब सोचो कितनी बार ये बातें ट्रंप ने कही है, कितने बार इनका मतलब इसका काउंटर किया इंडिया ने कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एंड फिर अगेन यही चीज हमारे सामने निकल के आ रही है कि ट्रंप ने डील का, बिजनेस का धमकी देकर, धौंस जमाकर जो लड़ाई है वो ऐसी रुकवाई है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका की कोई भूमिका है इस लड़ाई को रुकवाने में? अमेरिका सीधा सीधा कहता है कि मैंने इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर करवा के एक न्यूक्लियर वॉर को होने से रोक लिया। क्या लगता है, भूमिका कुछ है अमेरिका की, या बस ट्रंप ऐसे ही जैसे कुछ भी बोलते रहते वैसे कुछ भी बोल रहे हैं? अपनी राय इन सारी चीजों के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। कुछ क्वेश्चन, क्वेरी कुछ पूछना है यहाँ पे पूछ सकते हो, फेसबुक पे भी आके पूछ सकते हो।